हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जैसे हम नई कविता स्टार्ट करने वाले हैं, यानी जैसे कविता हो चुकी थी कुछ 2 पैसेजेस, और हम जैसे आगे शुरुआत करेंगे। अब आगे शुरुआत करने से पहले जैसे हम ही यानी कविता के माध्यम से कवि ने जो कल्पना की हुई है उस कल्पना का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। प्रकृति कैसी है, प्रकृति हमें क्या देती है। प्रकृति यानी जैसे कविता का नाम है अभिलाषा। अभिलाषा यानी जैसे देवदत्त, डॉक्टर देवदत्त तिवारी जी बहुत अच्छे से यानी कविता का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। अब यहाँ पे जैसे हम आपको पता है कि जैसे हमारा भारत देश बहुत सुंदर है। हमारा भारत देश बहुत सुंदर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जैसे अद्वितीय है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया है, और हमारे मन में भी जैसे जन्मभूमि के प्रति प्रेम, लगाव और सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, और हमें हमारी मातृभूमि के प्रति चिंता भी करनी चाहिए। देखो, हम घर के सदस्य के प्रति यानी हम एक अपना हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे अच्छे से निभाते हैं। वैसे ही हमारे देश के प्रति भी एक जिम्मेदारी है, वो भी हमें अच्छे से निभानी है। अब यही प्रकृति हमें क्या देती है, यही प्रकृति हमें क्या देती है, जैसे हमें इससे क्यों लगाव होना चाहिए। हमने इस जन्मभूमि पर जन्म लिया है, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हमें इस धरती की सेवा करनी है, इस मातृभूमि की सेवा निरंतर करते रहने चाहिए। जैसे एक कर्तव्य हमारा ऐसा भी है कि देश की निरंतर सेवा, जैसे हमें हमारे देश पर गर्व होना चाहिए, उसकी सुंदरता पर गर्व होना चाहिए। साथ में ऐसे महापुरुषों ने यहाँ पे जन्म लिया है हमारे देश में या हमारे धरती पर, ऐसे महान पुरुषों ने, अनेक महापुरुष हो चुके और उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। ऐसे महापुरुषों का भी हमें यानी आदर करना चाहिए, और हमारी धरती की हमें निरंतर सेवा करनी। जैसे आपको पता है, ये अभिलाषा कविता की कुछ 2-4 8 पंक्तियाँ हो चुकी होंगी, पर फिर से एक रिवाइज करती हूँ। बूंद बूंद से सिंधु बना, बूंद बूंद से सिंधु बना, बूंद बूंद से बादल, बूंद बूंद से सिंधु बना, बूंद बूंद से बादल, बूंद बूंद से झरना बहता, कहता बहता सरिता का, बहता सरसर सरिता का जल। आपको जैसे बूंद यानी सिंधु यानी सागर, निर्जर यानी झरना, सरिता यानी नदी, और जल यानी पानी। तो छोटी छोटी बातों से जैसे हम कोई भी छोटी बात, जैसे यहाँ पे बूंद बूंद से सिंधु इतना बड़ा सागर बना, तो वैसे ही हमने जैसे थोड़ी छोटी छोटी बातों से यानी आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपका ज्ञान बहुत अच्छे से बढ़ेगा। वैसे ही हमने रोज का यानी हमें सेविंग करनी है, रोज का यानी हमने 1 रुपया भी यानी जमा किया, तो हमारे पास बहुत पैसे इकट्ठा हो सकते हैं। पर ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपके मम्मी पापा आपके इसके बारे में सोचते हैं। पर यहाँ पे यानी मेरे बताने का मतलब ये है कि छोटी छोटी हम जो छोटी छोटी बातें करते हैं, वही जो बूंद बूंद हम जमा करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा भी फायदा होगा, हमारे देश का भी फायदा होगा, और हमारे परिवार का भी इसमें जैसे फायदा होगा। अब जैसे हमारी एक ये भी जिम्मेदारी है। अब सिंधु बन रहा है, बादल बन रहा है, झरना बन रहा है, और सरिता का जल बहाकर जैसे आगे आगे बढ़ रहा है। तो जैसे बूंद बूंद से यहाँ पे इतना परिवर्तन हो रहा है, तो हमने देश के प्रति हमारी भी भावना है, हमें भी मातृभूमि के प्रति लगाव है, हमें भी उसके बारे में सोचना है। वैसे ही त्रुन त्रुन से सचती धरती, कण कण से शैल शिखर, सुमन सुमन से उपवन सचता, किरण किरण से सूर्य प्रखर। तिनके से क्या बन रहा है, धरती कैसी बन रही है, धरती यानी भूमि सुंदर बन रही है। कण कण से शैल शिखर, शैल यानी पर्वत, शिखर यानी पर्वत की चोटी।
सुमन, सुमन यानी नदी, और उपवन यानी बगीचा। इससे क्या हो रहा है, बगीचा और उपवन भी हमारे बहुत सुंदर सजे हुए दिखाई रहे हैं। और किरणों की, सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रखर है, और उससे वो पूरा माहौल देखने जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। इतने यानी जैसे सुंदरता, जैसे आपको पता है परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और परिवर्तन हर 4 महीने के बाद प्रकृति में परिवर्तन होता है। जैसे इंसान में परिवर्तन होता है, वैसे ही प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति में परिवर्तन होता है या प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। 4 महीने में हर बार ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, इसलिए प्रकृति में परिवर्तन होता है। जैसे बारिश आती है, उस समय में छोटे छोटे पौधे खिलते हैं, हरियाली छा जाती है, वो दृश्य देखने जैसा रहता है। बारिश आ जाती है, पशु पक्षियों को, जैसे पशु पक्षी जो जानवर है उनको भी जैसे खुशी होती है, वैसे ही हमें भी जैसे बारिश गिरने के बाद हमारे मन को भी सुकून मिलता है, प्रसन्नता छा जाती है वातावरण में, यानी जैसे छोटे छोटे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की है। अब तृण तृण से सृष्टि धरती, कण कण से शैल शिखर, ये भी जैसे इससे धरती सजी हुई है और वो शैल शिखर भी देखने जैसे हो गए हैं। अब आगे, हम नन्हे नन्हे रचकन है, हम नन्हे नन्हे जलकन। रचकन यानी जैसे धूल के कण, और जलकन यानी जैसे बारिश के जो कण हैं। उच्च शिखर हम सभी उठेंगे, उच्च शिखर हम सभी उठेंगे, कभी बनेंगे मेघ सदन। यानी जैसे ये रचकन, जैसे धूल के कण और जलकन जो मिट्टी पर गिर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम भी कभी उठेंगे, और वो भी हम भी बनेंगे मेघ सदन, यानी हम भी बड़े बड़े बादलों में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी छोटे छोटे कणों से, रचकनों से और जल कणों से क्या प्रेरणा मिल रही कि यही जलकण, यही रचकन जैसे बड़े होकर क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, ये भी बड़े बन जाएंगे, ये भी कभी शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसकी पावन गंगा यमुना, इसकी सावन हरियाली, लज जाती है फल फूलों से मधुर ऋतु में डाली डाली। ये जो पावन गंगा है, पावन गंगा यमुना है, इसकी जो हरियाली है, देखो गंगा यमुना हमारे देश में है और वो बह रही है, और वो बहते बहते जैसे हर एक चीज़ अपने साथ लेकर जाती है, ये नहीं सोचती। एक बहुत अच्छी कविता है कि नदी की पुकार, वहाँ पे कवि ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि नदी कलकल करती जाती है, पर वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती, वो अपना जल दूसरों को देती है, पर दूसरों से कभी ऐसे नहीं कहती कि उसे कुछ चाहिए, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। वैसे ही यहाँ पे गंगा यमुना जो इनकी हरियाली है, इसके कारण, और जैसे इसके कारण ही जैसे फल फूलों से लदे हुए पेड़ है, पेड़ों की सुंदरता देखने जैसी है, वो भी कैसे फूलों से लदे हुए, इस दृश्य में ही आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे फूलों से लदा हुआ पेड़ है, और छोटे छोटे जैसे वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, उन पर भी जैसे फूल खिले हुए हैं। तो यही जैसे इसकी सावन हरियाली, हरियाली हमें प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। लज जाती है फल फूलों से मधुर ऋतु में डाली डाली, मधुर ऋतु यानी वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में जो डाली डाली है वो फलों से फूलों से लज जाती है और हमें प्रसन्नता देती है। अब इस प्रसन्नता के कारण हमें खुशी मिलती है, इस प्रसन्नता के कारण जैसे ऐसे भी है, गंगा यमुना का स्नान करना चाहिए। इससे ऐसे बोला जाता है कि पापों का नाश होता है। लोग, यानी ऐसा नहीं है हम पाप करते ही जाएंगे और ना गंगा में नहाते ही जाएंगे, तो उससे अच्छा पाप ही नहीं करना चाहिए। हमें क्या सोचना है कि हमें हमारे देश की प्रगति,
प्रगति के बारे में सोचना है। हमारा देश संपन्न कैसा होना चाहिए, समृद्ध कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। देश समृद्ध होगा तो ही हमारे देश की प्रगति होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये कार्य किसका है? हम सबका। तो हम सबको यहाँ पे प्रयास करना है, हम सबको आगे बढ़ना है और हमारे देश की प्रगति के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। जैसे हम छोटों की जिम्मेदारी लेते हैं, छोटों की जिम्मेदारी बड़े लेते हैं और बड़ों की जिम्मेदारी एक कुछ समय के बाद हमें लेनी पड़ती है, तो वैसे ही हमें देश की भी जिम्मेदारी लेनी है, देश के बारे में भी सोचना है। अब यहाँ पे जैसे इच्छा है इस जन्मभूमि पर शत बार जन्म ले हम, शत बार इसकी सेवा में अपना जीवन दे हम। इच्छा यानी आकांक्षा, अभिलाषा, इसका और एक अर्थ होता है जैसे इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनीषा, ऐसी इसके जैसे अर्थ है। जन्मभूमि पर जैसे शत बार यानी जितने बार हो सके इस पर जन्म ले और इसकी सेवा निरंतर करते रहे। यानी हमें इस जन्मभूमि पर जन्म मिला है तो हम इसके जितनी बार हो सके यानी जैसे हो सके इसकी सेवा करनी चाहिए। और जैसे बार बार हमें इसकी सेवा में लगे रहना है। हम इसकी सेवा करेंगे तो ही क्या होगा? हमारा देश आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। शत बार इसकी सेवा में अपना जीवन हम दे दें। यानी हमें हमारे देश की निरंतर सेवा करनी है, हमारे भूमि की निरंतर सेवा करते रहने चाहिए। जन्मभूमि ऐसी है कि वो सुंदर है। इस पर यानी ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे कवियों ने अपने प्राण, जैसे महापुरुषों ने अपने प्राण निछावर कर दिए, कवियों ने बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे जन्मभूमि पर। यही जन्मभूमि पर जैसे राम, श्री कृष्ण, ऐसे देवताओं ने जन्म लिया और मानवता को एक सीख दी। यही जन्मभूमि है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कोई भी इंसान जैसे पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं आता, पर जैसे वो आगे आगे बढ़ता है और उसकी प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसकी माता करती है। माता उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसे छोटे से बड़ा करने तक उसको खाना खिलाना, चलना, उठना, बैठना, अच्छे से बातें करना, ये सब कुछ जैसे माता हमें देती है, वैसे ही हमें हमारी जैसे माता पर प्रेम है, वैसे ही हमें हमारी जन्मभूमि पर भी प्रेम होना चाहिए। यही जन्मभूमि है जो हमें शत बार उस पर जैसे जन्म लेने की या उस पर जैसे हमने जन्म लिया है तो उसके लिए कुछ करने की भावना व्यक्त करनी है। अब यहाँ पे गतिविधियाँ दी हुई है। गतिविधियों में देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना है। देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करने के साथ साथ यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उस शब्दों का वर्णन। शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिए हुए हैं, वो प्रश्नों के उत्तर भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब जैसे यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ दी हुई है, वो कविता की पंक्तियाँ भी आपको जैसे पूरी करनी है। और कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है, साथ में इसमें जैसे कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं। अब जैसे इसकी जानकारी आपको ग्रामर में मिल जाएगी। ग्रामर से रिलेटेड जैसे योजक चिन्ह, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम जैसे कविता में आए हुए। तो जैसे आपको एक नॉलेज के हिसाब से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कविता में कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है या कविता में कितने विराम चिन्ह हैं। कविता का भाव अपने शब्द में व्यक्त करना है।
अब ये हर एक बार मैडम तो बताते ही है, पर आपको भी कोशिश करनी है अपने शब्दों में लिखने की। जैसे एक आधा आपको निबंध दिया गया है, आपको उस पर लिखना है, तो सबसे पहले उसकी थोड़ी सी जानकारी हमें लेनी पड़ती है, फिर अपने शब्दों में उसे कैसे हम लिखते, यानी स्वमत, यानी खुद के मन से हम उसे किस तरह पेश कर सकते हैं आपके शब्दों में। हर एक का लिखने का ढंग अलग होगा, हर एक अपने अपने तरीके से लिखेगा, और लिखते समय हमें शब्दों का भंडार जितना ज़्यादा होगा हम उतने अच्छे से लिख सकेंगे। तो वैसे ही आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। और जैसे यहाँ पे कवि ने बोला है, देवदत्त तिवारी जी ने बहुत अच्छी कल्पना की है, यानी देश के प्रति भी हमारा कार्य है, वैसे ही हमारे घर के प्रति भी कार्य है। ये भी हमें निरंतर याद रखना है और फिर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपना जीवन अच्छे कामों में बिताना है, निरंतर देश की प्रगति करनी चाहिए।